नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। टीजीटी पीजीटी हिंदी और एनटीए नेट से संबंधित हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करने वाले हैं यूजीसी नेट द्वारा लिया गया हिंदी का क्वेश्चन पेपर 2009 के क्वेश्चन पेपर को हम विद सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि एनटीए नेट के लिए तो उपयोगी सिद्ध होगा ही, साथ ही जो हमारे भविष्य में होने वाले हैं टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए भी जो एनटीए नेट के क्वेश्चन पेपर हमारे लिए रामबाण सिद्ध होंगे। तो इन्हीं प्रश्नों में से घुमा फिरा कर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको विद सॉल्यूशन के साथ हम एक बार देख लेते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है। हिंदुस्तानी भाषा का रूप मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हिंदी और उर्दू मिश्रित जो भाषा होती है वो ही हमारी क्या कहलाती है, हिंदुस्तानी भाषा। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है, पश्चिमी हिंदी वर्ग के अंतर्गत नहीं आती। तो बांगरू, कन्नौजी और ब्रजभाषा और खड़ी बोली, ये सभी बोलियाँ जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। लेकिन जो छत्तीसगढ़ी बोली है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत न आकर के पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी तीनों के तीनों पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। वर्तमान समय में संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या क्या है। वर्तमान में जो संविधान में जो भाषाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है उनकी संख्या पूछी हुई है, तो 22 जो है उनकी संख्या है वर्तमान में जो। और सबसे पहले अगर पूछ लिया जाए तो सबसे पहले संविधान में कितनी भाषाओं को स्वीकृति मिली, तो 14 भाषाओं को सबसे पहले स्वीकृति मिली थी। फिर उसके बाद 21वें संशोधन में जो कि 1967 ईस्वी में हुआ, उसमें एक भाषा को जोड़ दिया, जो कि कौन सी थी, सिंधी। 21वें संशोधन में 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा। फिर उसके बाद एक संशोधन और हुआ, उसके बाद 71वां जो संशोधन हुआ उसमें जोड़ दिया गया। 71वां संशोधन उसमें जो कि 1992 ईस्वी में हुआ, उसमें 3 भाषाओं को और जोड़ दिया गया। कौन कौन सी, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी आप देख लेना, एक बार ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है भाषाओं से संबंधित टॉपिक पर। उसके बाद जब 2003 में जो एक और संशोधन हुआ, जो कि 92वां संशोधन हुआ, उसमें 4 भाषाओं को और जोड़ दिया गया। कौन कौन सी, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली, ये 4 भाषाएं इसमें जोड़ दी गई। तो कुल मिलाकर भाषाएं हो गई वर्तमान संविधान में स्वीकृति प्रदान मिल गई 22 भाषाओं को। ग्रीम नियम का संबंध किससे है। जो ग्रीम नियम है उसका संबंध पूछा हुआ है, उसका संबंध किससे माना जाता है, तो स्वनिम विज्ञान से इसका संबंध है। नंददास की किस रचना का संबंध नायिका भेद से है। नायिका भेद से पूछा हुआ है। नंददास की जो रचना है नायिका भेद से संबंधित कौन सी रचना है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा रसमंजरी। जो रसमंजरी रचना है नायिका भेद रचना मानी जाती है नंददास जी की, जो कि एक प्रसिद्ध रचना है। आनंद कादम्बरी के संस्थापक कौन थे, तो आनंद कादम्बरी जो पत्रिका निकली थी उसके संस्थापक कौन थे, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जो है आनंद कादम्बरी के संस्थापक थे, और जो कि 1881 ईस्वी में मिर्ज़ापुर से निकले भाई, मिर्ज़ापुर से यह पत्रिका निकली। बढ़ते हैं आगे। इनमें कौन सी रचना कुंवर नारायण की है। जो कुंवर नारायण की रचना इनमें से कौन सी है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड भाई, एक क्वेश्चन रह गया था भाई हमारा, देख लेते हैं। दीदी पत्रिका के संपादक कौन थे, तो ठाकुर श्रीनाथ जी हैं, वो दीदी पत्रिका के संपादक रहे हैं, ठाकुर श्रीनाथ जी, आपको याद करना है, ठाकुर श्रीनाथ सिंह। इनमें से कौन सा रचना कुंवर नारायण की है, तो इनमें से कौन सी रचना कुंवर नारायण की है, बाज शर्वा के बहाने जो रचना है वो कुंवर नारायण की है। पत्रिका आपको पता है, रामनरेश त्रिपाठी, और उसके बाद पहाड़ पर लालटेन भी आपको पता है। लड़ाई के नाटक के रचनाकार कौन है, तो लड़ाई जो नाटक है उसके रचनाकार कौन माने जाते हैं, लड़ाई रचना के रचनाकार माने गए हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जो कि एक नाटक है।
कौवे और काला पानी कहानी के कहानीकार कौन है? तो कौवे और काला पानी जो कहानी है उसके कहानीकार कौन माने जाते हैं? उसके कहानीकार माने जाते हैं निर्मल वर्मा। कौवे और काला पानी की कहानी। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम किस आचार्य का कथन है? तो रमणीय के आधार पर शब्दों को रमणीयार्थ प्रतिपाद शब्द काव्यम किस आचार्य का कथन है? यह एक भारतीय काव्यशास्त्र के अंतर्गत आता है। भारतीय काव्यशास्त्र में परिभाषा दी गई है। तो जो भारतीय काव्यशास्त्र में आचार्य हुए हैं उनमें एक प्रमुख आचार्य हुए हैं जगन्नाथ जी, जो भारतीय काव्यशास्त्र परंपरा के अंतिम आचार्य माने जाते हैं, जो कि 17वीं शताब्दी के रहे हैं। इनका जो ये कथन है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। पढ़ते हैं आगे। इनमें कौन बावरी पंथ से संबंधित नहीं है? तो जो पलटू साहिब जो है वो बावरी पंथ से संबंधित नहीं है। ये तीनों के तीनों बावरी पंथ से संबंधित है। और एक विशेषता और रही है भाई पलटू साहिब जी की, इनको द्वितीय कबीर के नाम से भी जाना जाता है। अगर ये पूछ ले कि संत कवियों में कौन ऐसा कवि रहा है जो कबीर के नाम से भी जाना जाता है, दूसरे कबीर के नाम से जाना जाता है, तो वो हो जाएगा हमारा पलटू साहिब। कब कोटिरत दीन है होत न श्याम सहाय, तुम हो लागी जगत गुरु जग नायक जगबाए। इस दोहे में कवि क्या करता है भाई? इस दोहे में कवि व्यंग्य करता हुआ हमें दिखाई देता है। जन गण मन अधिनायक जय, प्रजा विचित्र तुम्हारी, भूख भूख चिल्लाने वाली अशुभ अमंगलकारी। यह जो पंक्ति है, यह पंक्ति किसकी है? तो नागार्जुन जी की यह पंक्ति है। सवंगी रचना किसकी है? तो सवंगी रचना आप लोगों ने पहले भी पढ़ी है, रज्जब की जो है स्वंगी रचना है। स्वंगी नाम से रचना लिखी है रज्जब जी ने, प्रसिद्ध कवि रहे हैं रज्जब जी। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारतवर्ष में कब हुई? तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना जो है भारतवर्ष में पूछी हुई है वो है 1936 ईस्वी में, और 12वीं देश में 1935 में ही हो गई थी। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय आप लोगों को पता ही है कहाँ है, मद्रास में है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय। हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था ने प्रारंभ किया? हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन पूछा हुआ है। हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन किस संस्थान ने किया? तो वो किया हिंदी अकेडमी ने। शेष समृतिया संस्मरण के लेखक कौन है? इनमें से पूछा हुआ है। शेष समृतिया जो संस्मरण है उसके लेखक रहे हैं रघुवीर साय जी। बढ़ते हैं आगे। झांकियाँ निकलती है ढोंग अविश्वास की, बदबू आती है मेरी मरी हुई बात की, इस हवा में अब नहीं डोलूँगा, नहीं नहीं मैं यह खिड़की नहीं खोलूँगा। जो ये पंक्ति कही है ये किस कवि द्वारा लिखी गई है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। क्रमानुसार जो लगाने को हमें क्वेश्चन मिले हैं उनको हम देखते लेते हैं, कौन सी रचना पहले आएगी कौन सी बाद में। काल क्रमानुसार भी यूजीसी नेट के अंतर्गत कई प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, और एनटीए नेट के अंतर्गत भी 1-2 प्रश्न अवश्य ही पूछ लिया जाता है। देख लेते हैं। सबसे पहले आखिरी कराम वैराग्य संदीपनी बरवे नायिका वेद बिसल देवराज से, इनको हमने काल कर्मानुसार लगाना है। तो आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि जो आदिकाल की रचना है बिसल देवरासो वो आएगी सबसे पहले, बिसल देवरासो। फिर आएगी सूफी कवि की जयसी जी द्वारा लिखी गई, बिसल देवरासो नरपति द्वारा लिखी गई, जयसी द्वारा लिखी गई आखिरी कलाम सूफी कवि जयसी द्वारा। फिर वैराग्य संदीपनी जो कि सगुण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि रहे हैं तुलसीदास जी, उनकी रही है वैराग्य संदीपनी। और बरवे नायिका वेद रहीम की जो रचना है वो है। बढ़ रहे हैं आगे।
निम्नलिखित हिंदी समाचार पत्रों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। जो हिंदी समाचार पत्रों का काल क्रमानुसार हमें लगाना है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा पत्र हमें देखने को मिला है। सबसे पहले हमें विशाल भारत देखने को मिला है, जो कि बनारसी दास चतुर्वेदी का है। फिर उसके बाद जनसत्ता, फिर करमवीर माखनलाल चतुर्वेदी का, और उसके बाद बात करें हम अगला आज जो है शिव प्रसाद गुप्त जी का है। सबसे पहले 1928 में विशाल भारत आया, फिर ये उसके बाद के ही समाचार पत्र रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। दिनकर की रचनाओं का सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। जो दिनकर की रचनाएं हैं उनका अनुक्रम हमें बताना है। तो दिनकर की रचनाएं सबसे पहले आई हुंकार, रेणुका, रसवंती, फिर उर्वशी। सही आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद नाटकों का रचना काल, सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। नाटकों के रचना काल के अनुसार हमें ये लगाने हैं, तो देख लेते हैं। सही आंसर हो जाएगा हमारा सबसे पहले आया भारत दुर्दशा, जो कि भारतेंदु द्वारा रचित है। फिर आया जयशंकर प्रसाद का प्रायश्चित, फिर धर्मवीर भारती का अध्यायुग, फिर स्वदेश दीपक का कोर्ट मार्शल। इस प्रकार से इनका सही आंसर हो जाएगा आंसर डी। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित आलोचकों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। जो आलोचक रहे हैं उनको हम क्रम वाइज लगाना है, क्रम से लगाना है आलोचकों को। सबसे पहले बात करें हम देवराज की, सही आंसर हो जाएगा हमारा बी देवराज, जो कि इनका जन्म कब हुआ 1917 में। फिर लक्ष्मीकांत वर्मा, जो कि 1922 के प्रसिद्ध आलोचक रहे हैं। और उसके बाद विजय नारायण शाही का जन्म 1929 ईस्वी में माना जाता है। और उसके बाद जो अगले आलोचक रहे हैं हमारे राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी का जो समय रहा 1931 ईस्वी। बढ़ते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा बी। सबसे पहले देवराज, फिर लक्ष्मीकांत वर्मा, फिर विजय देव नारायण शाही, फिर राम स्वरूप चतुर्वेदी। एक एक का आप लोगों को समय भी बता दिया है। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित काव्य संग्रह का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम कीजिए। जो काव्य संग्रह दिए गए हैं उनका हमें काल क्रमानुसार सही क्रम बताना है। सबसे पहले एक सेकंड भाई, 27 से पहले एक क्वेश्चन और रह गया हमारा 26। ये थोड़ा दिखाई नहीं दिया, जल्दी जल्दी में रह गया, तो पहले इसको देख लेते हैं 26 क्वेश्चन नंबर को। उपन्यासों के रचना काल के अनुसार का सही अनुक्रम हमें लगाने हैं। तो जो सबसे पहले उपन्यास आया हमने पढ़ाई था चंद्रकांता 1888 ईस्वी में। फिर आया तितली, जो कि 1934 ईस्वी की रचना है। फिर आया नदी के द्वीप, जो कि 1951 ईस्वी की रचना है। फिर उसके बाद कसब। चंद्रकांता चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तितली जयशंकर प्रसाद, नदी के द्वीप अज्ञे। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित काव्य संग्रह का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम लगाइए। काव्य संग्रह का काल क्रमानुसार हमें लगाना है। सबसे पहले आ जाएगा भग्नदूत, जो कि इम्पोर्टेंट रचना है। किनकी रचना है भग्नदूत? अज्ञे जी की है। फिर उसके बाद अगर बात करें हम मंजीर की, तो गिरजा कुमार माथुर की रचना है ये। फिर चांद का मुँह टेढ़ा मुक्तिबोध की। फिर शाही विजय देव नारायण शाही की जो रचना है। उसके बाद बात करें हम, तो सही आंसर आप लोगों के सामने ही है, ए आंसर इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या है? तो इनमें से सही अनुक्रम पूछा हुआ है। तो सबसे पहले आया फायडवाद, फिर अस्तित्ववाद, फिर संरचनावाद। सबसे लास्ट में हमें देखने को मिलता है उत्तर संरचनावाद। ये पाश्चात्य जो कवि रहे हैं उन्होंने जो वाद दिए थे उनके वाद है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित निबंध संग्रह का रचना
काल के अनुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। इनमें से निबंधों का रचना काल हमें देखना है, तो निबंध के अनुसार हमें देखना है कौन सा निबंध सबसे पहले आया। निबंध संग्रह को सबसे पहले देखने को मिला हमने परंपरा का मूल्यांकन, जो कि रामविलास शर्मा है, फिर नई कविता का आत्म संघर्ष तथा अन्य निबंध, फिर आत्मपरक, फिर चाबुक। जो ये रचना है ये इस प्रकार से होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। इसमें देखना है हमें काव्य आंदोलनों का सही काल क्रमानुसार पूछा हुआ है। कौन कौन सा सबसे पहले आया। सबसे पहले सही आंसर हो जाएगा हमारा सबसे पहले नकेनवाद, जैसे प्रयोगवाद के बाद जो 3 कवि उभर कर आए हमारे सामने, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता। इन तीनों से मिलकर बना नकेनवाद। फिर नई कविता आई, फिर उसके बाद कविता का विकास हुआ, जैसे कि कविता जैसे कि 1960 में हमें देखने को मिली, 1960 के आसपास। फिर उसके बाद 1960 के बाद 1970 के आसपास जो हमें यही उत्साहवाद देखने को मिला, जिसके प्रवर्तक हमें कौन माने जाते हैं, शलभ श्री राम सिंह जो है उसके प्रवर्तक माने जाते हैं यही उत्साहवाद के। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित उपन्यासों और उनके नारी पात्रों को सम्मिलित कीजिए। इसमें उपन्यास और उनके नारी पात्रों को हमें सम्मिलित करना है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इनमें से देख लेते हैं परख। परख जो है वो उसका जो पात्र नारी पात्र है वो है कट्टो। तो A का 3 हमें किस में दिखाई दे रहा है, तो B ऑप्शन है जो उसमें दिखाई दे रहा है। गबन में जो जल्पा है नारी पात्र, प्रमुख नारी पात्र रही है जल्पा गबन की। और त्यागपत्र में आपको लोगों को पता ही है, त्यागपत्र में मृणालिनी जो है वो रही है। और शेखर एक जीवनी में आप लोगों को पता है शशि नाम की जो नारी पात्र है वो रही है। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। आत्मकथाओं को हमें सम्मिलित करना है। देख लेते हैं कौन सी आत्मकथा किस लेखक द्वारा लिखी गई। सबसे पहले ही देख लेते हैं 10 द्वार से सोपान तक। 10 द्वार से सोपान तक जो है हरिवंश राय बच्चन की है। तो A का जो है 4 जिसमें हमें दिखाई दे रहा है वही हमारा आंसर होगा। A का 4 हमारा होगा B में, तो B ही हमारा सही आंसर होगा। मेरी आत्म कहानी के लेखक है श्याम सुंदर दास। उसके बाद अपनी कहानी के लेखक है वृंदावन लाल वर्मा। मेरी जीवन यात्रा के लेखक रहे हैं राहुल सांस्कृत्यायन, जो कि एक प्रमुख यात्रा वृत्तांत जिन्होंने लिखे हैं, प्रमुख यात्रा वृत्तांत साहित्यकार हुए हैं राहुल सांस्कृत्यायन जी। उनकी एक तो यात्रा संबंधी जो रचनाएं है वो अवश्य एग्जाम में, हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। भाई वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो। आपके एक लाइक से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का बहुत अत्यधिक मोटिवेशन मिलता है, इसलिए पहले लाइक कर दिया करो, फिर आप कंटिन्यूस क्लास को देखते रहो। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। इसमें कवियों के साथ सम्मिलित करना है हमें। बात बोलेगी जो रचना है वो किस कवि की है, ये है शमशेर बहादुर जी की। A का 4 भी हमें B ऑप्शन में ही देखने को मिलता है। तो सम्राज्ञी का नवेददान, तो सम्राज्ञी का नवेददान जो है अज्ञेय जी का है। यमुना के प्रति जो है केदारनाथ अग्रवाल की प्रसिद्ध रचना है। अकाल में सारस जो है केदारनाथ सिंह की रचना है। केदारनाथ अग्रवाल और सिंह में आपको ध्यान रखना है कि कौन सा लेखक किस रचना को किस लेखक की पूछी गई है, तो देख लेना आपको, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाती है कई बार हमें केदारनाथ सिंह और अग्रवाल में। तो अकाल में सारस जो है केदारनाथ सिंह की है। और उसके बाद देख यमुना के प्रति केदारनाथ अग्रवाल की है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए।
कवियों के साथ सुमेलित करना है। हंसावली आप लोगों को पता ही है, एसाइयत कवि की रचना है। उसके बाद चंदायन जो है वो चंदायन रचना के रचनाकार मुल्ला दाऊद है और सत्यवती कथा के रचनाकार ईश्वरदास, कुतुबुन के रचनाकार मरघावती। जो ये सूफी काव्य रचनाएं हैं, सभी के सभी सूफी काव्य धारा से संबंधित रचनाएं हैं सूफी कवियों की। तो हमने देखने को मिली। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई ए का 3, बी का 4। ठीक है भाई, ए ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ लेते हैं आगे। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। उपन्यास दिए गए हैं, उसमें उनके लेखकों के साथ हमें सुमेलित करने हैं। देख लेते हैं। अप्सरा जो है वो किस उपन्यासकार की रचना है? अप्सरा अलका, निरुपमा, प्रभावती आप लोगों को पता ही है, निराला जी की है। ए का 3, तो ए का 3 हमें ए में ही दिखाई दे रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ए। मृगनयनी जो है वो वृंदावन लाल वर्मा की है। करम भूमि जो है प्रेमचंद जी की है। और मित्रों मरजानी जो है वो कृष्णा शोभती की रचना है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित ग्रंथ और उनके ग्रंथकारों को सुमेलित कीजिए। देख लेते हैं किस रचनाकार की जो कौन सा ग्रंथ रहा है, किस जो ये भारतीय काव्य शास्त्र के विद्वान आचार्य रहे हैं सभी। देख लेते हैं। रसगंगाधर जो है वो रचना किसकी रही है? रसगंगाधर रचना के जो लेखक रहे हैं वो पंडित जगन्नाथ जी रहे हैं, जिनकी जो हमने परिभाषा भी पढ़ी थी, पीछे कथन भी पढ़ा था। रमणीयार्थ प्रतिपादम शब्दार्थम काव्यम, इस प्रकार से एक जो परिभाषा थी वो रमणीय के आधार पर जो काव्य की जो परिभाषा दी है उन्होंने जगन्नाथ जी द्वारा कही गई। रसगंगाधर जो रचना है वो रसगंगाधर की है, वो जगन्नाथ जी की है। और साहित्य दर्पण जो रचना है वो विश्वनाथ की है। काव्य प्रकाश जो रचना है वो मम्मट की है। और वक्रोक्ति काव्यम आप लोग को पता ही है, वक्रोक्ति काव्यम किन्होंने कहा? कुंतक जी ने। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें काव्य पंक्ति दी गई है, उसके कवियों के साथ हमें मिलान करना है। राष्ट्रीय गीत में भला कौन, यह भाग्य विधाता। जो ये पंक्ति है ये किस लेखक द्वारा कही गई है? राष्ट्रीय गीत में भला कौन, यह भाग्य विधाता। तो यह कही गई है विजय देव नारायण शाही द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा डी जो ए का हो जाएगा 4 हो जाएगा इसका, विजय देव नारायण शाही। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं। क्या करूँ जो शंभु धनु टूटा तुम्हारा, जो ये पंक्ति है ये गिरजा कुमार माथुर की द्वारा कही गई है। गिरजा कुमार माथुर की कविता में यह पंक्ति दी गई है। क्या करूँ जो धनु टूटा तुम्हारा, अब मैं कवि नहीं रहा काला झंडा हूँ। जो ये पंक्ति है ये किस कवि द्वारा लिखी गई? प्रभाकर मार्चवी द्वारा। और साधो आज मेरे सत्य की परीक्षा है। तो ये जो पंक्ति है ये रघुवीर शाह जी द्वारा लिखी गई है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित यात्रा साहित्य और उनके लेखकों को सुमेलित कीजिए। इसमें एक तरफ यात्रा साहित्य रचनाएं है और फिर दूसरी तरफ उनके लेखक हैं। तो देख लेते हैं। ठेले पर हिमालय हमने कई बार पढ़े हैं, इम्पोर्टेंट रचना है, कई परीक्षाओं में आई हुई है। तो ठेले पर हिमालय जो है धर्मवीर भारती जी की है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा डी। आखिरी चट्टान मोहन राकेश। उसके बाद सुबह के रंग जो है वे अमृत राय के हैं। और पैरों में पंख बांधकर जो रचना है वो है रामवृक्ष बेनीपुरी।
पढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित साहित्यिक वादों के साथ संबंधित कवियों का सम्मेलन कीजिए। जो साहित्यिक वाद हैं उनके साथ देखने हैं हमें किस वाद की जो प्रवर्तक कौन से कवि माने जाते हैं। तो जो प्रगतिवाद है, प्रगतिवाद के जो प्रवर्तक रहे हैं वो कौन कवि माने जाते हैं? प्रगतिवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, एक सेकंड भाई, त्रिलोचन जी जो है प्रगतिवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। हल्लावाद के प्रवर्तक बच्चन जी माने जाते हैं। अकविता के प्रवर्तक जगदीश चतुर्वेदी जी माने जाते हैं। और प्रयोगवाद के प्रवर्तक आप लोगों को पता ही है, अज्ञे जी माने जाते हैं। इन्होंने 4 सप्तक, प्रयोगवाद के अंतर्गत 4 सप्तक को में विभाजित किया। सप्तक नंबर 1, 2, 3 और 4। इन्होंने अलग 7 कवियों को इनके अंतर्गत रखा, तो इसलिए उन्हें सप्तक नाम दिया गया। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित पत्र पत्रिका और उनके संपादकों के साथ सम्मिलित कीजिए। जो पत्र पत्रिकाएँ दी गई है और उनके संपादक दिए गए हैं उनके साथ हमें सम्मिलित करने हैं। भारतेंदु जो पत्रिका है, जो भारतेंदु पत्रिका किसके द्वारा संपादित की गई, वो है राधाचरण गोस्वामी जी द्वारा। तो ए का हो जाएगा 3, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा बी। ब्राह्मण का आपको पता है प्रताप नारायण मिश्र जी है। और विशाल भारत का अभी अभी हमने पढ़ाई था, बनारसी दास चतुर्वेदी जी। विशाल भारत आज जो पत्रिका है इसका भी हमने पढ़ा था पीछे क्वेश्चनों में, शिव प्रसाद गुप्त को। बढ़ते हैं आगे, उसके बाद भाई कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है क्या? चलो देख लेते हैं एक बार वीडियो, वैसे तो थोड़ी लंबी हो जाएगी, फिर भी थोड़ा जल्दी जल्दी करके इनको भी हम कंप्लीट करते हैं। कथन निष्कर्ष से संबंधित भी NTA-NET में प्रश्न पूछे जाते हैं और कभी कभी TGT PGT हिंदी में भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इनसे संबंधित 1-2 अधिक नहीं है, केवल 5 ही प्रश्न है ये। देख लेते हैं। नाट्य का अपनी समग्रता में परिचय देना ही नटकर्म के आगे पीछे जो मूल प्रयोजन है वहाँ तक जाना पड़ेगा। नाट्य का अपनी समग्रता में परिचय देना ही नटकर्म के आगे पीछे जो मूल प्रयोजन है वहाँ तक जाना पड़ेगा। आप लोग समझने की कोशिश करो। तो ये जो पहला कथन दिया गया है ये बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि नटकर्म या प्रयोग में कवि रचित काव्य प्रस्तुत किया जाता है। जो दूसरा, क्योंकि नटकर्म या प्रयोग में कवि रचित काव्य प्रस्तुत किया जाता है, ऐसा नहीं होता। तो दूसरा जो है वो ऑप्शन हो जाएगा गलत। नटकर्म या प्रयोग में कवि रचित काव्य प्रस्तुत किया जाता है, तो जो ऐसा नहीं है कि कवि द्वारा रचित ही काव्य प्रस्तुत किया जाए। वो कोई भी काव्य हम नटकर्म के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। बढ़ते हैं आगे। सही ऑप्शन का आंसर हो जाएगा हमारा ए सही और आर गलत। ये थोड़े समझ बेस के प्रश्न होते हैं भाई, इनको थोड़ा सा आप अगर समझ बेस के साथ करोगे तो बिल्कुल सही आंसर तक पहुँच जाओगे आप। करुणा ही लोगों की श्रद्धा और अपनी ओर अधिक खींचती है। करुणा ही लोगों की श्रद्धा को अपनी ओर खींचती है। जो करुणा होती है वो लोगों की श्रद्धा को अपनी ओर खींचती है। ऐसा जो कथन है ये सही नहीं है कि केवल करुणा ही लोगों की श्रद्धा को अपनी ओर नहीं खींचती, और उसके बाद जो और अपनी ओर अधिक खींचती है बोला हुआ है, क्योंकि करुणा का विषय दूसरों का दुख नहीं है। जो करुणा का विषय है जो दूसरों का दुख नहीं है, ये बात भी इन्होंने गलत कही है। अगर हम जब करुणा से जब किसी के भाव, करुणा के भाव से जब हम किसी से वो करते हैं, तो हम जब भी करुणा हमारे मन में आती है जब हम दूसरों का दुख देखते हैं। तो ये दोनों के दोनों जो कथन है वे गलत हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का मूल स्वर देशभक्ति नहीं है। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का जो मूल स्वर है वो देशभक्ति नहीं है।
ये बोला गया है, ये बिल्कुल गलत है। भारतेंदु जी की जो रचनाएं रही है, जैसे भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी, इस प्रकार के जितने भी जो रचनाएं हैं उनका मूल स्वर क्या रहा है, देशभक्ति रही है। क्योंकि देश प्रेम की भावना तत्कालीन भारतीय समाज में नहीं है, तो देश प्रेम की भावना तत्कालीन समाज में अभी उभरी हुई थी, तो इसलिए दोनों के दोनों ये गलत हो जाएंगे। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ए और आर दोनों गलत। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर, भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। जो भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है, जो कथन है, ये रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा कहा गया है। तो भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है, ये बिल्कुल सही है। और उसके बाद जो अगला कथन तर्क देख लेते हैं। क्योंकि उनमें अपने मंगल और मंगल और लोक मंगल का संयम दिखाई देता है, ये भी बिल्कुल सही कहा गया है। तो दोनों के दोनों जो ये बात है, स्थापना और तर्क बिल्कुल सही है, तो दोनों सही हो जाएंगे। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अंतिम जो क्वेश्चन है हमारा, निराला की कल्पनाएं उनके भावों की सहचरी नहीं है, क्योंकि उनकी कल्पनाएं सुशील स्त्रियों की भांति पति के पीछे पीछे चलती नहीं है। तो जो ये कथन है, ये जो बात कही है, ये एक तो नंबर 1 जो स्थापना है वो बिल्कुल गलत बात बोली है इन्होंने, कि निराला की कल्पनाएं उनके भावों की सहचरी नहीं है। नहीं शब्द हट जाए तो है हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद, क्योंकि उनकी कल्पनाएं सुशील स्त्रियों की भांति पति के पीछे पीछे चलती नहीं है, तो ये बिल्कुल जो आधुनिक नारी है उसके बारे में निराला ने ये कहा है कि जो है वो पति के पीछे पीछे नहीं चलती, जो सुशील स्त्रियाँ होती हैं, वो बिल्कुल सही कहा गया है इसमें। तो ए बी हो जाएगा हमारा सही, ए हो जाएगा गलत। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए गलत बी सही। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद जो भी है वो 5 प्रश्न हमारे पैराग्राफ से संबंधित है। पैराग्राफ को आप स्वयं से पढ़ करके इसके प्रश्न उत्तरों को हल कर सकते हो। ये इसके प्रश्न उत्तर है भाई, ये छोटा सा पैराग्राफ है, आप स्क्रीनशॉट ले करके हल कर सकते हो। इसी तरह जो 2009 का क्वेश्चन पेपर है हमने विद सॉल्यूशन के साथ NTA NET से संबंधित कर लिया है। इसी तरह हम जितने भी पिछले सालों के प्रश्न पत्र हैं उनको करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहेंगे। TGT PGT परीक्षाओं के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे और साथ ही NTA NET के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल प्रश्न पत्र रहेंगे। जितने भी हमें DSSB या फिर किसी भी स्टेट के TGT PGT संबंधी प्रश्न पत्र मिलते हैं उनको हम इसी तरह विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही हम जो टॉपिक हमारा कंप्लीट होता जा रहा है प्रश्न उत्तरों को भी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे चल करके हम प्रश्न उत्तरों पर अधिक बल देते हुए अपनी तैयारी को इसी तरह आगे बढ़ाते रहेंगे। अभी तक जिस भी बच्चे ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके आगे भविष्य में होने वाली संपूर्ण हिंदी TGT PGT परीक्षाओं के लिए लाभ उठा सकते हो। और जो भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हो। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।